नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, किसी भी देश के पास परमाणु हथियार होना उस देश की सुरक्षा की काफ़ी ठीक ठाक गारंटी मानी जाती है, यानी कि उस देश के साथ कोई भी देश युद्ध लड़ना नहीं चाहेगा। लेकिन अगर उस देश के पास न्यूक्लियर हथियारों की सेकेंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी है तो फिर उस देश के साथ युद्ध लड़ना लगभग नामुमकिन सी चीज़ हो जाती है। भले ही दूसरे देश के पास परमाणु हथियार क्यों ना हो, वो देश आपके साथ युद्ध नहीं लड़ेगा। और आप और मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि भारत के पास ये कैपेबिलिटी है। रूस, चीन और अमेरिका के बाद भारत चौथा देश है जिसके पास सेकेंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये है क्या, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि भारत ने आखिरकार ऐसा क्या बना लिया है नया, जिसने चीनियों के साथ साथ यूरोपियन देशों के भी तोते उड़ा दिए हैं। चलिए वीडियो को अपने शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि न्यूक्लियर स्ट्राइक सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी होती क्या है, और इसके होने से आपका दुश्मन आप पर हमला क्यों नहीं करता। अगर करता है तो फिर भी आप हारी हुई बाजी को पलट सकते हैं, भले आपका दुश्मन देश कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। तो मैं आपको बताता हूं कि ये आखिर चीज है क्या। तो मान लीजिए आपके पास न्यूक्लियर हथियार है और आपका किसी देश के साथ युद्ध होता है, लेकिन उसके पास भी आपसे ज़्यादा ताकतवर सेना है, आपसे कहीं ज़्यादा ताकतवर आप कह सकते हैं कि परमाणु हथियार है, जो आप पर वो तेज़ी से फायर करके आपको पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद कर सकता है। लेकिन वो देश फिर भी आप पर हमला नहीं कर सकेगा सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की वजह से। तो आइए देख लेते हैं कि टेक्निकल तौर पर क्या होती है एक सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। तो दोस्तों, मैं इसे उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करूंगा, और इसमें जो सबसे मजबूत होती है वो होती है सबमरीन से होने वाली सेकेंड स्ट्राइक। मैं उसी का उदाहरण देकर आपको समझाऊंगा। तो मान लीजिए कि अगर आपके पास एक पनडुब्बी है और उसके ऊपर एक मिसाइल लगा सकते हैं आप, जिसके अंदर परमाणु हथियार हो, यानी कि परमाणु वारहेड हो, तो ये सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी होती है। यानी कि अगर आप पहली स्ट्राइक में युद्ध हार भी जाते हैं तो सेकेंड स्ट्राइक होती है परमाणु हथियार लॉन्च करने वाली पनडुब्बी। तो उसका फायदा ये होता है कि मान लीजिए अगर आपको देश आपको तबाह भी कर देता है, लेकिन उसे आपकी पनडुब्बी का कभी पता नहीं लगेगा, क्योंकि पनडुब्बी को ना तो आप सैटेलाइट से देख सकते हो, ना ही उसे पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ऐसे में आप सेकेंड स्ट्राइक यानी कि अपनी पनडुब्बियों से परमाणु हथियार लॉन्च कर कर दुश्मन को तबाह कर सकते हैं। और उसका सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि वो किसी भी डिफेंस सिस्टम को ब्रीच कर सकता है, यानी कि कोई भी डिफेंस सिस्टम हो वो उसे तोड़कर दुश्मन की, चाहे वो आप कह सकते हैं कि राजधानी हो या प्रमुख औद्योगिक केंद्र हो, वहां पर परमाणु हथियार से एक तरीके से हमला कर सकता है, क्योंकि वो ऐसी जगह पहुंचकर यहाँ जहां पर डिफेंस सिस्टम तैनात ना हो। क्योंकि कोई मान लीजिए चीन को ही देख लीजिए, चीन इतना बड़ा देश है कि वो कभी भी पूरे देश को एक तरीके से डिफेंस सिस्टम से लैस नहीं कर सकता। तो ऐसे में ऐसी जगह पहुंचकर जहां पर डिफेंस सिस्टम तैनात ना हो, वहां से मिसाइल फायर कर दी जाए और फिर उसे किसी भी शहर से निशाना उसके चीन के आसानी से बनाया जा सकता है। और भारत को एक कैपेबिलिटी मिल चुकी है, और भारत के पास एक डेडली मिसाइल भी है ऑलरेडी, जिसका नाम है K4, जिसकी रेंज है 3000 से 3500 किलोमीटर तक, और ये काफ़ी अच्छी मिसाइल मानी जाती है। लेकिन इसकी भी अपनी कुछ खामियां थी। खामियां ये थी कि इस मिसाइल को फायर करने के लिए पनडुब्बी को पहुंचना होता था दक्षिण चीन सागर में या चीन के काफ़ी करीब। तभी भारत चीन के औद्योगिक क्षेत्रों को, खासकर जैसे शेंझेन जैसे शहर जो चीन के काफ़ी अंदर हैं, वहाँ पर निशाना बनाने के लिए मतलब कि एक तरीके से स्टेट ऑफ मलक्का क्रॉस करना पड़ता था, बहुत सारे देशों को क्रॉस करके चीन के बहुत करीब पहुँचकर तब हमला करना होता था। आपको बता दूं कि ये मिसाइल INS अरिहंत से फायर की जाती है, तो इसलिए इसका एक ड्रॉबैक था इसकी रेंज कम होने की वजह से। तो ऐसे में भारत के वैज्ञानिकों ने काम करना शुरू किया एक और खतरनाक, इससे भी खतरनाक मिसाइल पर, जिसका नाम था K5। और आपको जानकर खुशी होगी कि भारत इसे बनाने के एक स्टेप और करीब पहुंच गया है और बहुत जल्द इसका परीक्षण किया जाने वाला है। और इसका परीक्षण करते ही इसे भारत की INS अरिहंत परमाणु पनडुब्बी में लगा दिया जाएगा, और फिर भारत हिंद महासागर में रहते हुए भी, यानी कि अपने ही वाटरलाइन में रहते हुए ही, चीन के किसी भी शहर को आसानी से निशाना बना देगा और नेस्तनाबूद कर सकेगा। यानी कि भारत के पास सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी तो होगी ही, लेकिन वो ऐसी होगी कि वो लंबी दूरी तक मार कर सकेगी। और यूरोपियन देश भी इसलिए डरे हैं क्योंकि ये मिसाइल
यूरोपियन देश में भी बड़ी आसानी से मार कर सकेगी। 5000 किलोमीटर की रेंज बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि इसमें कुछ एडवांस फीचर भी जोड़े जा सकते हैं, कुछ मनूवर सिस्टम इसमें जोड़े जा सकते हैं, यानी कि ये डिफेंस सिस्टम को अगर कहीं पर तैनात भी है तो उसे चकमा दे सके और अपने लक्ष्य पर आसानी से पहुंच सके। और ये भी बताया जा रहा है कि K4 से ज़्यादा इसमें परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता भी होगी, यानी कि ज़्यादा वजन का परमाणु हथियार भी अपने साथ ले जा सके ताकि और बड़ी तबाही मचा सके। लेकिन फिलहाल अच्छी खबर यह है कि भारतीय जो DRDO है वो इसकी जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है वो बना चुका है। ऑलमोस्ट फिनिशिंग का काम जारी है और जल्द ही करीबन आप कह सकते हैं कि अगले साल इसका आप कह सकते हैं कि मई या जून जुलाई के आसपास इसका टेस्ट उन 3 महीनों में कर दिया जाएगा और फिर इसे सेना में शामिल करने में कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि K4 और K5 का DNA ऑलमोस्ट सेम सा ही है। तो इसे सेना में शामिल करने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, बहुत ही थोड़े वक्त में से सेना में शामिल कर लिया जाएगा और ये भारत की INS अरिहंत में लगकर तबाही मचाने के लिए और भारत के जो परमाणु डिटरेंट है उसे और मजबूत करने के लिए तैयार हो जाएगी। आपका क्या मानना है इस पर कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब